स्वागत है आपका फाइव फिंगर क्लासेस की 22वीं सीरीज में। और आपके सामने पहला प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं जिसमें सीखने के स्थानांतरण के बारे में दिया हुआ है। सीखने का स्थानांतरण, जिसको इंग्लिश में ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, इसमें पहला विकल्प है आपके सामने के सकारात्मक स्थानांतरण, दूसरा विकल्प है शून्य स्थानांतरण और तीसरा विकल्प है द्विपार्श्वीय स्थानांतरण और साथ ही चौथा विकल्प दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने का जो स्थानांतरण होता है उसके संबंध में थोड़ा सा आप जान लें कि स्थानांतरण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सकारात्मक स्थानांतरण, दूसरा होता है नकारात्मक स्थानांतरण और तीसरा होता है शून्य स्थानांतरण। इसके अलावा मनोवैज्ञानिकों ने 2 अन्य प्रकार के स्थानांतरण के बारे में बताया है, जिसमें पहला है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग और दूसरा है वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। इसके साथ साथ यहाँ पर हम द्विपार्श्वीय स्थानांतरण के बारे में भी समझते हैं, जिसके में बताया गया है कि एक अंग के द्वारा सीखा हुआ कार्य दूसरे अंग में जब स्थानांतरित हो जाता है तो उसको द्विपार्श्वीय स्थानांतरण कहा जाता है। तो यहाँ पर सही विकल्प है उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों विकल्प यहाँ पर स्थानांतरण के प्रकारों के बारे में आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय सूझ द्वारा सीखने की व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो 4 विकल्प यहाँ पे आपके सामने हैं। पहला है मनोविश्लेषणवाद, दूसरा है व्यवहारवाद, तीसरा है आदर्शवाद और चौथा है गेस्टाल्टवाद। तो सूझ द्वारा सीखने की बात या सीखने के जो व्याख्या प्रस्तुत करता है वो कहता है गेस्टाल्टवाद, जिसको जर्मनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविन के द्वारा और साथ साथ कोहलर के द्वारा दिया गया। कोहलर की थ्योरी का नाम था इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग और कर्ट लेविन की थ्योरी का नाम था फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर दोनों सिद्धांत गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सीखने के नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं। तो सीखने के नियम यहाँ पर 4 विकल्प इसके संबंध में दिए हुए हैं कि लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है। तो पहला विकल्प है वॉटसन ने, दूसरा विकल्प है थॉर्नडाइक ने, तीसरा विकल्प है कर्ट लेविन ने और चौथा विकल्प है स्किनर ने। तो यहाँ पर सीखने के नियम, जिनको लॉ ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, जिसमें प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग और दूसरा आता है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। इन लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में जो बताया गया वो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के द्वारा बताया गया। थॉर्नडाइक जो कि अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, E.L. थॉर्नडाइक, जिनका पूरा नाम था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, व्यवहारवादी कहलाते हैं और इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो यह कथन जो दिया गया है वो रॉस महोदय के द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आपके सामने है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में अक्सर आ जाता है कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क की प्रक्रिया किस विधि को बताती है। यानी कि जब हम विद्यार्थी को सामान्य से विशिष्ट की ओर सिखाते हैं तो इसमें कौन सी विधि कार्य करती है। तो वह विधि है निगमन विधि, जिसको इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न आपके सामने है कि रुचि का संबंध किस प्रत्यय से है। तो 4 विकल्प यहाँ पे आपके सामने दिए हुए हैं कि चिंतन से, समस्या समाधान से, अवधान से या प्रतिभा से। तो चिंतन का जो संबंध है वह जुड़ा हुआ है अवधान या अटेंशन की प्रक्रिया से। तो यहाँ पर सही विकल्प है तीसरा, यानी कि रुचि का संबंध जो है वो अवधान से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने है कि अनुबंधन की प्रक्रिया में
कि प्रथम चरण किससे संबंधित है? तो अनुबंधन की प्रक्रिया और अनुबंधन के बारे में पेवलोव के द्वारा और स्किनर के द्वारा बताया गया कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के मध्य एक बॉन्ड स्थापित हो जाता है। जो इस प्रकार की प्रक्रिया को अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के द्वारा भी प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम चरण उद्दीपक से संबंधित है, जिसको इंग्लिश में स्टिमुलस और उद्दीपन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सूक्ष्म गतिक कौशल किस से संबंधित है? तो दौड़ने से, लुढ़कने से, लिखने से या खेलने से? तो इसका सही उत्तर है कि सूक्ष्म गतिक कौशल का जो उदाहरण है वो उदाहरण है तीसरा विकल्प, लिखना। अगला प्रश्न देखिए, डिस्ग्राफिया संबंधित है। ये प्रश्न आपके सामने बार बार आ रहा है और आने का उद्देश्य ये है कि आपको ये चीज़ याद हो जाए, इस प्रकार के प्रश्न आपके याद हो जाएं, क्योंकि जो चीज़ आपके सामने बार बार आती है उसको आप बार बार सुनते हैं तो उसको बिना कंठस्थ के ही आपके माइंड में वो बैठ जाता है। तो डिस्ग्राफिया का संबंध जो है वह लेखन की विकृति से लिया जाता है, यानी कि लेखन की विकृति को डिस्ग्राफिया कहा जाता है, पठन की विकृति को डिसलेक्सिया कहा जाता है, गणना विकृति को डिसकैलकुलिया कहा जाता है। तो 4 विकल्प यहाँ पे आपके सामने दिए हुए हैं और सही विकल्प है लेखन विकृति से। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न आपके सामने है कि व्यवहार का करना पक्ष किससे संबंधित है? तो व्यवहार का करना पक्ष संज्ञानात्मक क्षेत्र से या क्रियात्मक क्षेत्र से या भावात्मक क्षेत्र से या मनोवैज्ञानिक क्षेत्र से? इन चारों में से किस क्षेत्र संबंधित है? तो करना यानी कि डू, यानी कि जब बालक किसी क्रिया को करता है, अर्थात इसको गतिक क्रियाएं भी कहा जाता है, तो वो संबंध है क्रियात्मक क्षेत्र से। तो यहाँ पर आपके सामने दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है कि व्यवहार का करना पक्ष या क्रिया पक्ष जो है वो क्रियात्मक क्षेत्र से संबंधित है। तो आपके सामने ये 10 प्रश्न आए जो कि यूपीटेट और सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं और आप बार बार इनका अभ्यास कीजिए। मात्र 5-7 मिनट की क्लास में आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं जो आपको सफलता दिला सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज मैं अपनी क्लास यहीं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस YouTube चैनल 5 फिंगर क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।